जी ज़ीशान, एक सेकंड। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान, we are live on Facebook right now. जी तनवीर, ये लाइट मेरा ख्याल है कुछ इशू है, बट लेट्स स्टार्ट। जी we are live. वी आर लाइव। ठीक है, ठीक है। थैंक यू तनवीर। अस्सलाम वालेकुम जी। ये हम जस्ट वन सेकेंड, ये जरा लाइट का कोई, मेरी आवाज तो क्लियर है ना तनवीर? जी आवाज़ क्लियर है, बस लाइट थोड़ा सा अगर ठीक है, बट मैंने वो स्क्रीन शेयर की हुई है अभी, सो आई थिंक लेट्स जस्ट वेट फॉर 30 सेकेंड्स। अगर हम जरा, ठीक है। आई थिंक मेरा ख्याल अब क्लियर होगी तनवीर। ठीक है, अब तो क्लियर है ना लाइट भी, तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। ये हम जो आज वेबिनार कर रहे हैं, ये हम पहले भी ETF के लिए काफ़ी सारे कर चुके हैं, बट वी थॉट के वी शुड कीप ऑन डूइंग दिस बिकॉज इट्स अ न्यू प्रोडक्ट, और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, जितना डिस्कशन हम करेंगे आप लोगों के साथ, उतनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्प्रूव होगी। बिफोर एक्चुअली गोइंग to the topic, I think I'll just take a couple of minutes and talk about UBL funds. UBL funds is basically the wholly owned subsidiary of UBL Bank. 2001 से हम एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में हैं, एंड वी हैव गॉट 3 लाइसेंसेस बेसिकली। एक जिसके थ्रू हम अपने म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करते हैं, एक हमारा प्रोडक्ट होता है पेंशन स्कीम विच इज VPS, उसका एक लाइसेंस होता है, जो बेसिकली जो US की मार्केट से वाकिफ हैं, सो वो 401k ऑफ पाकिस्तान, उसका एक लाइसेंस है। देन वी हैव गॉट द एडवाइजरी लाइसेंस, जिसमें हम मैंडेट को मैनेज करते हैं बहुत सारे रिटायरमेंट फंड्स के और कॉर्पोरेट्स के एंड हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के। सो ये 3 लाइसेंसेस हैं हमारे पास, एंड यू नो we started our operations in 2001. It's been 20 years now. AM1 is a rating which is basically the highest management rating that has been given to any asset management company in Pakistan. ये जो rating है, ये actually बहुत सारे factors का result है, बहुत सारे functions हैं इसके अंदर जिसकी वजह से ये highest rating मिलती है। So some of them are fund performance, consistent हमारी रही है alhamdulillah, risk management, internal controls, governance structures, committees of the board, और ये सारे factors put together and then rating assign करती है rating company, and we have got the highest rating, जैसे मैंने कहा, given to any asset management company in Pakistan. 80,000 से ज़्यादा हमारे clients हैं, we are managing over 90 billion rupees in mutual funds, और plus उसके अलावा जो separately managed accounts, जो advisory होता है business, वो अलग है। UBL funds को ये राज है बहुत सारी चीज़ों में कि we were the first ones to launch various products, new products in Pakistan. बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमने ऐसे लिए जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुए। सो जिप्स कंप्लायंट हम हुए 2010 में, वी बिकेम द फर्स्ट AMC इन पाकिस्तान टू डू दैट। पाकिस्तान के जो पहले CPPI फंड्स थे वो हमने लॉन्च किए, एक्टिव एलोकेशन सीरीज, वी वर द पायनियर्स। और उसके बाद अब पाकिस्तान का जो पहला ETF था, जॉइंट फर्स्ट थे हम NIT के साथ, हमने लॉन्च किया। और आई थिंक ये कहना बड़ा ज़रूरी होगा इस सेमिनार के अंदर कि ये SACP की ज़ाहिर सपोर्ट के बगैर बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। बहुत SACP फोर्टकमिंग था इसके अंदर। JS being our first market maker, उनका एक बड़ा अहम रोल था। They joined hands as our market makers, और उस वक्त पहले मार्केट मेकर थे वो, उनका रोल बड़ा अहम है। PSX, CDC, एंड फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 1 साल पहले पाकिस्तान का पहला ETF लॉन्च किया। हम आपको पता है बहुत सारे वेबिनार्स इसके ऊपर कर चुके हैं, खुद इंडिपेंडेंटली एज UBL फंड्स भी किए, PSX के साथ किए,
फिर SEC ने एक वेबिनार की सीरीज शुरू की हुई है, तो वो उसके थ्रू भी these are some of our achievements. सिर्फ very quickly, so आप देख रहे होंगे हमें अपनी फंड परफॉर्मेंसेस के लिए अवार्ड मिले, मैप के अवार्ड्स आपको सामने दिख रहे होंगे. Won't go into the details. हमारा जो अपना सॉफ्टवेयर है उसके लिए हमें अवार्ड्स मिले, इंटरनेशनली भी मिले. एक ही आपको दिख रहा होगा कि हमें मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी का अवार्ड भी मिला. फिर हमारा शरिया स्टॉक फंड है, उसको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जिस पर नंबर 1 रहा बहुत सारे पीरियड्स में, उस पर फंड परफॉर्मेंस के अवार्ड्स मिले. सो वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड AMCs हम समझते हैं कि हम हैं. Coming to the topic of ETF is basically a mutual fund, but the way it's basically operates is different than a conventional or a typical mutual fund जिससे आप वाकिफ होंगे. ETF basically दुनिया में ज़ाहिर है बहुत पॉपुलर है, और पाकिस्तान में जैसे मैंने कहा कि 1 साल पहले लॉन्च हुआ है, तो वो ग्रेजुअली ज़ाहिर है पिकअप हो रहा है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो रही है. बट जो बुनियादी फ़र्क है, एक जैसे अगर मैं अपने एक म्यूचुअल फंड की बात करूँ, अल-अमीन शरिया स्टॉक फंड है विच इज़ एन ओपन एंड म्यूचुअल फंड, और जो ETF है हमारा, तो जो बुनियादी बहुत सारे फ़र्क होते हैं, वो ये आपके सामने मैं कोशिश करता हूँ कुछ एक्सप्लेन करूँ. तो एक जो फ़र्क होता है इज़ द वे यू डील, द वे यू ट्रांजैक्ट इन द फंड. सो फॉर अ कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड आप जो एप्लीकेशन लेते हैं इन्वेस्टमेंट की या रिडम्पशन की या विड्रॉल की, तो वो डायरेक्टली आप फंड मैनेजमेंट कंपनी से लेते हैं. आप वो डायरेक्टली फिजिकली हो या थ्रू एप्स हो या किसी और मीडियम से हो, बट आप यू ट्रांजैक्ट डायरेक्टली विद एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी. Whereas जो ETF होता है वो इट्स लाइक a stock and it's traded like a stock. So if you were to buy it and sell it, आप उसको एक्सचेंज पे जाके एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरीके से आप शेयर खरीदते बेचते हैं, you do that as a stock. तो एक बुनियादी फ़र्क है इन दोनों में. दूसरा एक जो और फ़र्क है और बड़ा फ़र्क है मेरा ख्याल है, वो ये है कि जो मैनेजमेंट स्टाइल होता है इन फंड्स का, वो काफ़ी फ़र्क है. सो मोस्ट म्यूचुअल फंड्स जो ओपन एंड फंड्स होते हैं वो दे आर एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स. ये पॉइंट नंबर 5 अगर आप देख रहे हो, so which essentially means that the fund manager would endeavor to beat or outperform the underlying benchmark index. For example, अगर अल-अमीन शरिया स्टॉक फंड है और वो एक ओपन एंड फंड है और उसका बेंचमार्क है फॉर एग्जांपल KMI, तो फंड मैनेजर की कोशिश ये होगी कि वो अपना जो बेंचमार्क है KMI अपनी परफॉर्मेंस को इस तरह करने की कोशिश करे एटलीस्ट कि वो बीट करे उस बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को और कुछ अल्फा जनरेट करे for the clients. Whereas most ETFs that you would come across are passively managed. और ये भी जाहिर है दुनिया में पॉपुलर स्ट्रैटेजी है कि आप एक इंडेक्स बनाते हैं, उस इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं और फिर आपकी कोशिश ये नहीं होती कि आप उसको बीट करें, बल्कि आपकी कोशिश ये होती है कि आप उस इंडेक्स को रेप्लिकेट करें. तो ये एक बुनियादी फ़र्क है जो पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है, और इसीलिए पॉइंट नंबर 4 रेलेवेंट हो जाता है, विच इज़ कि इनके एक्सपेंस रेशियोज में फ़र्क है. So if I am actually beating or trying to beat the benchmark index, generally the expenses are higher. But if you invest in a index tracking passive style ETF, उसमें because सिर्फ fund manager track कर रहा होता है उस index को, तो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर जो काम है वो कम होता है relative to other mutual funds, तो expense ratio भी कम होता है. एक जो पॉइंट नंबर 3 आपको दिख रहा है, अगेन दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ म्यूचुअल फंड एंड ETF, इज के इंट्राडे ट्रेडिंग का ऑप्शन जनरली म्यूचुअल फंड्स में अवेलेबल इसलिए नहीं होता कि आप जब इन्वेस्टमेंट या रिडम्पशन की ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वो इन केस ऑफ इक्विटी फंड्स एंड मोस्ट इनकम फंड्स वो डे एंड की प्राइस पे आप होते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर आपने आज इन्वेस्टमेंट करना है तो आज शाम को जो प्राइस होगी उस प्राइस पे आप इन्वेस्ट करेंगे, और अगर आपने पैसे निकालने तो आज डे एंड की जो प्राइस होगी उसके ऊपर आप पैसे निकालेंगे. Whereas in case of an ETF, because it's traded at the stock exchange, आप throughout the trading hours, जब से स्टॉक मार्केट खुलती है और throughout जब तक एक्सचेंज चल रहा होता है, आप किसी भी वक्त जो है उसको खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं. So now the important question arises here कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ETF खरीदता या बेचता हूँ और स्टॉक मार्केट में जाके मैंने ट्रेड करना है इसको, तो मेरे लिए कोई रेफरेंस प्राइस क्या होगी?
So because ETFs are index tracking, so basically the portfolio of ETF is publicly available on a daily basis. Or as a result of which, and which normally don't change, so उसकी जो प्राइस है उसको जो रियल टाइम NAV जिसको हम कहते हैं विच इज एन INAV, वो हर वक्त अवेलेबल है ऑन अ रियल टाइम बेसिस, 15 सेकंड के गैप से, बट वर्चुअली रियल टाइम बेसिस। तो जब आप किसी वक्त ETF को खरीदने का फैसला या बेचने का फैसला करते हैं, तो उस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको उसकी INAV, जो कि उसके अंडरलाइन शेयर्स की जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होती है, वो उसकी बेसिस के ऊपर आपको ये पता लग रहा होता है कि इस वक्त जिस ETF में मैं ट्रेड करने लगा हूँ इसकी INAV क्या है, और फिर प्लस माइनस जो भी स्प्रेड्स हैं उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड, जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनकी दिन में एक ही दफा प्राइस निकलती है, विच इज जैसे मैंने कहा इक्विटी फंड्स में डे एंड होती है, तो आप उस प्राइस पे एंटर होते हैं और उसी दिन अगर आप एग्जिट कर रहे हो तो सेम प्राइस पे। तो इंट्राडे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको अवेलेबल हो जाती है इनटू ETF। ये 5 जो और भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट आई थिंक दीज आर द 5 ब्रॉड डिफरेंसेस बिटवीन एन ETF एंड अ म्यूचुअल फंड। सो बोथ हैव मल्टीपल होल्डिंग्स, but ETF is traded at the exchange, whereas mutual funds are not traded, and you have to deal with the asset management company for investment and redemption. Intraday option is not available for a mutual fund, but ETF में ज़ाहिर है वो available है, and then ETFs generally have a lower expense ratio than a mutual fund, और उसकी वजह मैंने आपको बताई कि मैनेजमेंट स्टाइल का फर्क है। वहाँ पे म्यूचुअल फंड में जैसे हमारा शरिया स्टॉक फंड है, उसने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया बहुत सारे कट्स के ऊपर, तो उसमें जाहिर है फिर आपकी एक्टिव एलोकेशन होती है और एक्टिव फंड मैनेजमेंट होती है, तो कॉस्ट एलोकेशन जो है वो जनरली ज़्यादा होती है। और बिकॉज ETF इज पैसिवली मैनेज, तो फिर उसमें जो काम है एज फंड मैनेजर वो इज टू रेप्लिकेट द इंडेक्स एंड जस्ट कॉपी दैट, तो उसमें फिर एक्सपेंसेस जो है वो कम होते हैं। तो दीज आर द डिफरेंसेस। ओके, सो ये हमारी टर्म शीट अवेलेबल है जिसमें एक और बुनियादी जो डेफिनेशंस है वो दुनिया में इसीलिए पॉपुलर है, जैसे मैंने कहा कि अब अक्सर जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो कि ये जब हमारे मेन्यू पे तो ज़ाहिर ETF भी और म्यूचुअल फंड भी है, तो इनमें से कोई ऐसी कोई प्रेफरेंस है? तो इसकी कोई प्रेफरेंस नहीं है, ये डिपेंड करता है एक इन्वेस्टर की नीड और रिक्वायरमेंट के ऊपर। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप को लगता है कि मुझे किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए जिसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अपने बेंचमार्क को बीट करने का, सो प्रॉब्ली आप म्यूचुअल फंड ऑप्ट करेंगे। और अगर आपको लगता है नहीं ओवर टाइम जो है वो जो एक्टिवली मैनेज फंड्स भी होते हैं उनमें यू कैन हैव गुड ईयर्स एंड बैड ईयर्स, सो ओवर लॉन्ग टर्म जो है वो फंड का जो रिटर्न होगा वो इंडेक्स के रिटर्न के आसपास होगा, तो देन यू आर द वन जो ETF को प्रेफर करेंगे, और जाहिर है उसमें आपकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी कम इनकर होती है, विच वो वे, बट जाहिर है डाइवर्सिफिकेशन एक की है, तो आप हमेशा ये जरूर कर सकते हैं कि आप अपनी कुछ एलोकेशन ऑफ योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट ETF के थ्रू कर सकते हैं और कुछ जो है वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर सकते हैं, तो थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाती है और थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट भी उस हद तक जरूर हो जाती है। दीज आर हाई रिस्क प्रोडक्ट्स बिकॉज दे इन्वेस्ट इन इक्विटीज। दुनिया में जाहिर है और किस्म के ETFs भी होते हैं, बट अभी पाकिस्तान में जितने ETFs हैं वो सारे इक्विटी ETFs हैं। जो हमारा ETF है UBL पाकिस्तान ETF, जैसे मैंने कहा कि हम द फर्स्ट वंस, तो बेसिकली ये 1 साल हो गया इसको, और हमने व्हाट वी डिड वाज कि इसको जिस बेंचमार्क इंडेक्स के ऊपर बनाया है वो इंडेक्स भी हमने इंटरनली क्रिएट किया, और उसका नाम UPP9 है, बट नाउ दिस हैज बीन आउटसोर्स्ड टू PSX, सो इट्स द PSX जो ये मैनेज कर रहा है इंडेक्स को। और उस इंडेक्स की मैं थोड़ी सी आपको मेथडोलॉजी, द गुड थिंग अबाउट ETFs आर कि इनकी जो मेथडोलॉजी होती है इंडेक्स की वो एक्चुअली पब्लिकली अवेलेबल है, इट्स ऑन अ वेबसाइट, इट्स ऑन द वेबसाइट ऑफ PSX, तो आप एक्चुअली देख सकते हैं जाके कि जिस इंडेक्स को ये ETF फॉलो कर रहा है इसकी एक्चुअली मेथडोलॉजी क्या है। तो हमने बेसिकली जब ग्लोबल स्टडी की थोड़ी सी और जितना फिल्टर करते गए तो हमको एक चीज़ ये समझ में आई कि ETFs दुनिया में अगर पॉपुलर हैं तो उसकी जहाँ बहुत सारी वजूहत हैं, एक वजह ये भी है कि ETFs आर लिक्विड। तो अब ETF इटसेल्फ तो सिर्फ एक यूनिट है, बट उसका अंडरलाइंग इज द बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज। तो बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज वो आनी चाहिए आइडियली जो बहुत लिक्विड हो।
ताकि ट्रेड करना ETF में आसान हो जाए, और जितना आसान होगा और जितना वो लिक्विड होगा एक्सक्यूज मी, तो आपकी इम्पैक्ट कॉस्ट, या इसको आप ये समझे कि आप जब बेचना चाहें और जब वो एक्चुअली बिके उन दोनों की प्राइस बहुत कम इम्पैक्ट कॉस्ट हो, तो वो ज़्यादा दुनिया में इसी वजह से पॉपुलर है। तो हमारा जो इंडेक्स है, अगर आपको देख मेथोडोलॉजी जो है उस इंडेक्स की, वो ये लेफ्ट पे अगर जो आप पहला टैब देख रहे हैं, तो हम करते ही हैं कि PSX की KC 100 से टॉप 25 कंपनीज को पिक करते हैं बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट एंड बेस्ड ऑन लास्ट 2 years ट्रेडेड वैल्यूज, और उसके अंदर से टॉप 9 स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं। और इस मेथोडोलॉजी के अंदर ये काफ़ी क्लियर हमने लिख दिया कि इन 9 स्टॉक्स के अंदर ऑयल एंड गैस का हम एक्सपोजर नहीं लेंगे इस इंडेक्स को बनाते हुए। और ये जो इंडेक्स एक दफ़ा बन गया, ये हर क्वार्टरली बेसिस के ऊपर इट विल बी रीबैलेंस्ड। और रीबैलेंस आप इसलिए करते हैं कि आपने अपने इंडेक्स में, जैसे हमारे केस में हमने थोड़ी सी रिस्क मैनेजमेंट के लिए ये किया कि 9 स्टॉक्स होंगे, ऑयल एंड गैस नहीं होगा, 16% किसी एक शेयर की एलोकेशन हो सकती है मैक्सिमम इनटू द इंडेक्स, और जो मिनिमम होगी वो 3.5% होगी। तो होता ये है कि प्राइस मूवमेंट्स की वजह से जिस दिन ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ और जिस दिन एक्चुअली थोड़े से बाद वो 16 से ऊपर या 3.5 से कम हो सकती है। तो ऑन अ क्वार्टरली बेसिस व्हाट वी डू इज वी एक्चुअली रीबैलेंस द इंडेक्स, और ये जो थोड़ी डिविएशंस आ गई होती हैं ड्यू टू प्राइस मूवमेंट्स, उसको हम एडजस्ट कर देते हैं, एंड देन ऑन अ हाफ ईयरली बेसिस हर 6 महीने के बाद हम इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो हर 6 महीने के बाद इस इंडेक्स को बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया दैट आई मेंशन्ड उस पर रीरन करते हैं। So there may be some additions and there may be some deletion based on the criteria, which is, जैसे मैंने कहा टॉप 25 कंपनीज की सिलेक्शन बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया, तो वो हर 6 महीने के बाद होता है, और ये डेट्स भी प्री अनाउंस्ड हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 2nd वर्किंग डे ऑफ मई और नवंबर में इंप्लीमेंट होता है, जो कि 6 महीने का साइकिल है, और जो रीबैलेंसिंग है वो 2nd वर्किंग डे ऑफ अगस्त एंड फरवरी पे होती है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन रीबैलेंसिंग एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन। So rebalancing is just the readjusting the weights जो deviate हो जाते हैं due to price movements, and reconstitution is when you rerun the entire methodology and recompose करके, और जो भी नए स्टॉक्स आते हैं या जो कुछ स्टॉक्स की डिलीशन होती है वो हम करते हैं। बट फंडामेंटल स्ट्रक्चर उसका वही रहता है, मैक्सिमम एलोकेशन 16 और मिनिमम इज 3.5% एक्स ऑयल एंड गैस। So this is our index which is now maintained by PSX. तो आप जब PSX की वेबसाइट पे जाते हैं तो जहाँ आपको KC 100 या KMI या दूसरे इंडेक्सेस दिखते हैं, सर आपको UPP9 का इंडेक्स पे दिखता है, तो आप एक्चुअली वो ट्रैक कर सकते हैं कि जिस इंडेक्स को ETF फॉलो कर रहा है, UBL पाकिस्तान एंटरप्राइज ETF, वो इंडेक्स किस तरह मूव कर रहा है। मैं भी आपको परफॉर्मेंसेस भी दिखाऊंगा, बट उससे पहले ये जरूरी है कि मैं जरा एक चीज को थोड़ा सा री एम्फसाइज कर दूं, which is कि once ये UPP9 इंडेक्स बन गया and it's now maintained by PSX, जो ETF है हमारा, वो एक्चुअली उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो अब UPP9 इंडेक्स को रेप्लिकेट करे, और जब वो रेप्लिकेट करेगा दैट्स द इंडेक्स ट्रैकिंग ETF। जो मैं अभी आपको डिफरेंस दिखा रहा था यहाँ पे, वो यही है कि ETF और जनरली पैसिवली मैनेज। तो अब हमारा जो ETF है उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि वो जो अपना अंडरलाइंग बेंचमार्क इंडेक्स है UPP9, उसके स्टॉक्स को आप सिर्फ रेप्लिकेट करें। और दो चीजें अहम होंगी इसमें, एक ये होगी कि जैसे मैंने कहा कि जो आपका इंडेक्स निकल के आ गया, वो जितना लिक्विड होगा, जो कि उस ETF की एक्चुअली इवेंचुअल होल्डिंग है, उतना ही ETF इटसेल्फ लिक्विड होता है, और उतनी इम्पैक्ट कॉस्ट कम होती है। और दूसरी चीज ये है कि जो आपका ट्रैकिंग एरर है, आपको अगर ETF में कभी इन्वेस्ट करना है तो आई थिंक 2-3-4 कंसिडरेशन जो आपको आई थिंक मेन होंगी, जो मैंने अभी आपको दिखाई भी, उसमें 2 अहम कंसिडरेशन ये होंगी कि मैं जिस ETF में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो ETF के जो अंडरलाइंग स्टॉक्स हैं वो कितने ज्यादा लिक्विड हैं, और जितने लिक्विड होंगे उतना आपका एक आई थिंक वो ओरिएंटेशन उधर होगी। नंबर 1। नंबर 2 कि जिस ETF को आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका जो ट्रैकिंग एरर है, और ट्रैकिंग एरर जो है वो फंड का रिटर्न और उसके इंडेक्स का रिटर्न है। तो जितना ट्रैकिंग एरर कम होता है उतना फिर जो है वो आई थिंक उसकी अट्रैक्टिवनेस ऑफ दैट ETF जो है वो ज्यादा होती है। और ग्लोबली भी हमने देखा है कि ज्यादा लिक्विड और कम ट्रैकिंग एरर वाले जो ETFs होते हैं वो ज्यादा पॉपुलर होते हैं, उसमें ज्यादा वॉल्यूम्स भी होते हैं। तो जो करंट कॉम्पोजिशन है UPP9 इंडेक्स की, और जैसे मैंने कहा कि वो रिकॉन्स्टिट्यूट होती है 6 महीने के बाद, बट जो करंट कॉम्पोजिशन है ये आपके सामने है।
So Lucky is 16.8%, UBL is 9%, DG is 4%, EFERT is 5.9%, HPL is 13%. तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लकी जो है वो 16.8 है, जो कि हमारे उस क्राइटेरिया जो कि मैंने आपसे कहा कि 16% पे कैप है, उसको एक्सीड कर गया, एंड दिस इज ड्यू टू प्राइस मूवमेंट. जब भी अगली रीबैलेंसिंग हो रही होगी या रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही होगी, उस वक्त वेट की एडजस्टमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और जो एक्सेस होगा वो बाकी जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर एलोकेट होके ये परसेंटेजेस जो है वापस अलाइन हो जाएंगी. जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, शायद आपको इंटरेस्ट हो, ये आपको लिक्विड शेयर्स दिख रहे होंगे जो 9 है इसके अंदर. साथ में हमने व्हाट वी हैव डन है इसके यहाँ पे जो आखिरी कॉलम है, हमने ये कोशिश की है डिटरमिन करने की कि अगर फॉर एग्जांपल इफ यू वर टू बाय दीज 9 स्टॉक्स इन दिस प्रोपोर्शन, तो ETF आपको एक अपॉर्चुनिटी क्या देता है कि रादर देन यू गो एंड बाय दीज 9 स्टॉक्स इन अ पर्टिकुलर रेशियो, if you buy say 500 units of ETF जो कि लॉट साइज है, तो एक्चुअली इन रियलिटी आपको इन 9 स्टॉक्स का इसी प्रोपोर्शन में एक्सपोजर मिल रहा है. सो बड़ा कन्वीनियंट है एक रिटेल क्लाइंट के लिए कि रादर देन वो, या कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए कि रादर देन वो अपना पोर्टफोलियो मैनेज करें और हर वक्त उसको ट्रैक करें, यू कैन एक्चुअली बाय एन ETF और एक यूनिट लेके आप एक्चुअली इन 9 स्टॉक्स का एक्सपोजर ले सकते हैं. और जाहिर है जैसे जैसे रीबैलेंस होता जाएगा वो ऑटोमेटिकली फंड वो उसको रीबैलेंस भी करता रहेगा. तो अभी जो करंट पोर्टफोलियो है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप आज ETF यूनिट मार्केट से बाई कर रहे होते हैं, तो इफेक्टिवली वो आप शेडो ले रहे हैं इन 9 स्टॉक्स का जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इस प्रोपोर्शन में ले रहे हैं जो आपको वेट्स दिख रहे हैं. तो इनकी जो हमारा अंदाजा है, हमारी रिसर्च टीम ने जो कैलकुलेट किया है, तो जो डिविडेंड यील्ड बनती है वेटेड एवरेज पोर्टफोलियो की, वो इट्स अबाउट 8.3%. So actually when you're buying an ETF, you're not directly buying these 9 stocks, but actually you are getting the exposure of these 9 stocks in this proportion, which is giving you a dividend yield of about 8.3%. So अब ये जरूर ये क्वेश्चन हो सकता है कि एक शेयर क्यों 16% है और दूसरा शेयर जो है वो क्यों 9% है. उसकी वजह यह है कि इसमें फंड मैनेजर की कॉल नहीं है, ये ड्राइव हो रहा है उस इंडेक्स मेथोडोलॉजी से जो मैंने भी आपको अर्ज की. सो दिस इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ द इंडेक्स मेथोडोलॉजी. तो ये पोर्टफोलियो आपको मिलेगा और इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो मैंने आपको बताई 8.3. इनकी जो अर्निंग यील्ड निकलती है इन स्टॉक की वेटेड एवरेज की, सो इफ यू वर टू बाय एन ETF, तो एक्चुअली जो अर्निंग यील्ड वेटेड एवरेज उस पोर्टफोलियो की निकल के आ रही है वो अबाउट कोई 15.7% नजर आ रही है. सो दिस इज व्हाट ETF एक्चुअली इज प्रोवाइडिंग यू. एक सिंगल यूनिट या स्टॉक आप कह लें उसको, अगर आप वो ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो एक्सपोजर है ऑफ दीज 9 स्टॉक्स वो आपको मिल जाएगा. ये हमने ये किया है कि हमने थोड़ा सा हिस्टोरिकल रिटर्न्स अपने ETF को और वेरियस पीरियड्स में हमने कोशिश की कंपेयर करने की, थोड़ा इसको बैक टेस्ट भी किया. तो मैं आपको ये बता रहा था कि ट्रैकिंग एरर जो है ये कम से कम होना चाहिए. तो जब भी आप किसी ETF को खरीदने जा रहे हो, आई थिंक ये आपकी कंसिडरेशन होनी चाहिए कि इसका जो ट्रैकिंग एरर है वो कम से कम हो. तो आप देखेंगे हमारा जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल लेवल है ट्रैकिंग एरर का, और ये ही एक्चुअली ETF की क्वालिटी है ग्लोबली. नाउ दिस इज, ये जो आपको 2 लाइंस यहाँ पे दिख रही हैं, दिस इज बेसिकली द परफॉर्मेंस कंपैरिजन ऑफ अ फंड वर्सेस द KC 100. सो अगर आप ये देखें तो जो ब्लू लाइन है, ये लाइट ब्लू कलर की जो लाइन है जो नीचे जा रही है, दैट इज KC 100 इंडेक्स, और ये ऊपर जो डार्क ब्लू कलर की लाइन है ये इस फंड के रिटर्न की है. तो अगर आप ये देखें कि से फ्रॉम दिसंबर 17 टू ये 6 अप्रैल का डेटा है, तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स और ये पीरियड्स में जो है वो ETF की परफॉर्मेंस जो है वो ब्रॉडर इंडेक्स से ओवरऑल बेहतर रही है. और ये आप अगर देखें मंथ ऑन मंथ ये मूवमेंट्स काफी क्लोज भी हुआ है, बट देन एक पीरियड आया सितंबर 19 और दिसंबर 19 से फिर मार्च क्वार्टर तक, तो इसमें काफी आउट परफॉर्म किया इस इंडेक्स ने KC 100 इंडेक्स को. तो द गुड थिंग इज कि इफ यू आर एन इन्वेस्टर हु वांट्स अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जो ये ETF है UBL पाकिस्तान ETF, और जिस इंडेक्स पे ये बना हुआ है UPP9, ये इंडेक्स रफली 95% कोरिलेशन है इसकी विद द KC 100. So when you're buying an ETF, you're actually getting 95% of KC 100.
और इसका जो रिटर्न है वो भी जाहिर इसने आउट परफॉर्म किया। सो यू नो बाय, और इसीलिए आई थिंक ये भी एक बड़ी वजह होगी पॉपुलैरिटी की ETF की, कि आप जब एक यूनिट जाके खरीद लेते हैं तो आपको 9 स्टॉक्स या जितने भी वो स्टॉक्स हैं ETF में 9 इन केस उसका एक्सपोजर भी मिल जाता है, लिक्विड भी होते हैं, ट्रैकिंग एरर भी अगर कम हो तो नथिंग लाइक इट, एंड देन वो काफ़ी कोरिलेशन उसकी ब्रॉडर इंडेक्स से होती है। तो ये केसी से अगर मैं कंपेयर करूँ तो इट्स 95%। दिस इज द परफॉर्मेंस कंपैरिजन ऑफ ETF विद द सेम इंडेक्स, दिसंबर 18 से हमने की है। तो आप देखें कि ये रीसेंट परफॉर्मेंस है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे KC 100 में जिन्होंने आउट परफॉर्म किया होगा ब्रॉडर मार्केट को, और जो ETF में शायद ना हो या कम हो, जिसकी वजह से रिसेंट पीरियड में आप देखें तो थोड़ा सा KC 100। बट ऑन अ लॉन्गर टर्म अगर आप देखें तो अगर मैं दिसंबर 17 से देखूं तो जो परफॉर्मेंस है वो ये है। Now, the question of how do you invest? So there are actually multiple ways of investing it for different segment of clients. So एक जो normal रिटेल क्लाइंट्स हैं और जो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हैं वो आप खरीद सकते हैं किसी भी ब्रोकरेज हाउस से जाके। जिस तरह आप शेयर खरीदते हैं तो यू नीड टू हैव अ ब्रोकरेज अकाउंट, और आप जिस तरह कोई शेयर खरीदते हैं एग्जैक्टली उसी तरीके से आप ETF का यूनिट भी खरीद सकते हैं, और उसके लिए कोई एडिशनल चीज़ नहीं है आपका, यू नीड टू हैव अ ब्रोकरेज अकाउंट। आप स्टॉक मार्केट से बाय एंड सेल कर सकते हैं उसको। एक जो एडिशनल फीचर है ETFs का जो एक कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड्स में अवेलेबल नहीं होता, वो ये है कि इसमें कॉन्सेप्ट होता है ऑथराइज पार्टिसिपेंट्स का, जो कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए, बट से ब्रोकर्स। सो ब्रोकर्स कैन बी ऑथराइज पार्टिसिपेंट्स, विच एसेंशियली मीन्स के दे कैन एक्चुअली कम टू द फंड डायरेक्टली, और फंड से या AMC से आके रादर यूनिट्स खरीद और बेच सकते हैं, और वो उसके बदले जो पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज या जो बास्केट है जिसको वो ट्रैक करता है, वो इन एक्सचेंज ऑफ दैट जो है वो यूनिट्स खरीदे बेच सकते हैं। और वंस यू बिकम ऑथराइज पार्टिसिपेंट, आपने खरीदे और फिर देन आप वो मार्केट में उसको खरीद और बेच कर सकते हैं। बट फॉर ऑल अदर क्लाइंट्स इट्स एज इजी एज बाइंग अ स्टॉक। it gives you a diversification, it gives you probably more flexibility, और जाहिर है आपको कौन सा ETF खरीदना है या कितना खरीदना है, कितनी डाइवर्सिफिकेशन करनी है, उसके लिए जैसे मैंने कहा कि लिक्विडिटी एक फैक्टर होगा, उसकी जो ट्रैकिंग एरर है उस फंड का वो कितना है, उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, और उसकी जो इंडेक्स मेथडोलॉजी है। बट द गुड थिंग इज कि दिस इज ऑल पब्लिकली अवेलेबल। सो ETF है मोर का जो डेटा होता है वो इट्स मोर पब्लिकली अवेलेबल, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से डेली अवेलेबल होता है। आपको पता होगा कि ETF का पोर्टफोलियो है क्या, उसके अंदर कितने शेयर्स हैं, उन शेयर्स की एलोकेशन कितनी है, और उसी की बेसिस के ऊपर उसकी जो INAV है, जो कि उसकी जैसी मार्केट खुलती है अंडरलाइन की प्राइस मूवमेंट की वजह से चेंज होती रहती है, वो भी आपके लिए पब्लिकली अवेलेबल होती है। तो जब आप ये इन्वेस्टमेंट या सेल का इसका डिसीजन ले रहे होते हैं तो उस वक्त रियल टाइम बेसिस के ऊपर INAV भी आपके पास अवेलेबल होती है। सो एज आई सेड, ब्रोकरेज हाउस से आप बिल्कुल ये कर सकते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स के लिए जैसे मैंने कहा कि यू कैन बिकम मार्केट मेकर्स और ऑथराइज पार्टिसिपेंट्स, एंड फंड के साथ भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ये हमने एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, तो ये PSX का वो पेज है ऑन द राइट, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आपको इंडिकेटिव NAV विच इज INAV वो दिख रही होगी, विच इज अपडेटेड एट एवरी 15 सेकेंड्स। हमारी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है। ETF की परफॉर्मेंस जो है वो म्यूचुअल फंड एसोसिएशन की वेबसाइट के ऊपर भी है, और UBL फंड्स की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। सो यू नो ये हमारे नंबर्स हैं। If you have any query, question, so you can always reach out to us 0800 00026। आप ETF लिख के 8258 पे SMS कर दें, ublfunds.com.pk पे जाके आप ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप हमें स्मार्ट सेविंग्स फेसबुक का पेज है हमारा, वहाँ पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। बट आई थिंक जस्ट टू सम इट अप, वो ये है कि जब आप इन्वेस्टमेंट की डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे, और जाहिर है आपके पास चॉइसेस हैं कि आपको म्यूचुअल फंड्स खरीदने हैं या ETF खरीदने हैं, तो जाहिर है आपकी बहुत सारी कंसिडरेशंस होगी। एक कंसिडरेशन आपकी होगी कि क्या आपको डाइवर्सिफाई करना है, तो आई थिंक आप कुछ ETF भी ले सकते हैं और कुछ म्यूचुअल फंड्स भी ले सकते हैं।
प्लस जैसे मैंने कहा कि इफ़ यू फील के मैंने बहुत लॉन्ग टर्म रखना है और यू आर ऑफ द व्यू के आपके पास इतना टाइम नहीं है, या आप यू वांट टू फोकस ऑन योर कोर बिजनेस और जो भी जॉब आप करते हैं, तो फिर लेट द फंड मैनेजर्स हैंडल योर सेविंग्स। सो उसका एक तरीका म्यूचुअल फंड्स है, उसका एक तरीका ETF है कि रादर देन आप रोज शेयर खरीदें बेचें, आप इंडेक्स को चूज करें, आप मेथोडोलॉजी देखें और फिर आप उसका ETF खरीद लें, और आपको एग्जैक्टली वही एक्सपोजर जो आप स्टॉक के थ्रू लेना चाहते हैं वो आपको ETF भी दे देगा। और जाहिर है ETF की जो जैसे मैंने कहा एक्सपेंस रेशियो भी कम है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। और जाहिर है हमारी मार्केट में भी 1 साल हुआ है और वो कोविड वाला जो सारा टाइम था उसमें ये लॉन्च हुआ था, तो होपफुली ये इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती रहेगी और हम इस तरह के सेशंस भी मजीद करते रहेंगे अपने फोरम से भी, SEC के साथ, PSX के साथ और मार्केट मेकर के साथ। तो वो आई थिंक फ्यूचर में और बहुत सारे ETFs आपको दिख रहे होंगे, और जैसे जैसे हमारी मार्केट में जितना हम ये डिस्कशन करेंगे उतना आई थिंक अंडरस्टैंडिंग हम सबकी बेहतर होती जाएगी ETF के ऊपर। और आई थिंक इट्स एन एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स के एक नया प्रोडक्ट है, दुनिया में ट्राइड एंड टेस्टेड, पॉपुलर है, आपको ऐसा एक्सपोजर दे रहा है मल्टीपल स्टॉक्स का जो क्लिक ऑफ अ बटन विथ 1 यूनिट आप ले सकते हैं। सो आपके लिए भी कन्वीनियंट है। सो एज लॉन्ग एज वो लिक्विड है, एज लॉन्ग एज जो आप ETF खरीद रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि उसके अंडरलाइंग जो स्टॉक्स हैं उनकी लिक्विडिटी एडिक्वेट है, उनकी इम्पैक्ट कॉस्ट कम है, तो आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी दैट यू शुड लुक एट। आप हमसे हमारे म्यूचुअल फंड्स के लिए या ETFs के लिए रब्ता कर सकते हैं, और हम जिस हद तक आपको गाइड कर सकेंगे वो करेंगे। आई थिंक तनवीर, I am done, so if there are questions we can always take it. जी ज़ीशान, थैंक यू फॉर द प्रेजेंटेशन। अच्छा, एक क्वेश्चन हमें आया है, वो बेसिकली ये है कि मैनेजमेंट फी वाइज क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल म्यूचुअल फंड और ETF में? जैसे मैं कह रहा था कि बेसिकली होता यह है कि देखिए, रादर देन मैनेजमेंट फी, आई थिंक अब बहुत रेलेवेंट हो गया कि जब आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल एक्सपेंस रेशियो क्या। वो नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड्स हैं उनके अंदर जो है वो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये है कि जैसे मैंने कहा कि एक्टिवली मैनेज फंड होते हैं, तो आप कोशिश करते हैं अल्फा जनरेट करने की, और अल्फा जनरेट इसका मतलब ये कि अगर आपके पास टोटल टाइम जितना भी है, आपका एक हायर टाइम एलोकेशन लगता है इनटू एक्टिवली मैनेज फंड, तो वहाँ पे एक्सपेंसेस जनरली ज़्यादा होते हैं। और उसकी वजह ये है कि रिटर्न पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है कि बेंचमार्क को आउट परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं या करने की कोशिश करते हैं। मेरे इनकेस ऑफ ETF उसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम होता है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। सो रादर देन असाइनिंग अ नंबर, आई थिंक वो नंबर्स एक्चुअली भी अवेलेबल हैं, बट काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम होता है कंपेयर टू टिपिकल म्यूचुअल फंड। और जाहिर वजह ये है कि ये पैसिवली मैनेज्ड हैं और सिर्फ एक इंडेक्स को ट्रैक कर रहे होते हैं वर्सेस जो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स हैं। सो वो काफ़ी फर्क होता है तभी उसमें। और आप सॉरी इस तरह की आप जो कह रहे थे वो ये है कि जब आप ETF खरीदते हैं तो वो ETF फिर आप स्टॉक मार्केट से खरीदते हैं एग्जैक्टली उसी तरीके से कि जिस तरह आप कोई शेयर खरीदते हैं तो यू पे ब्रोकरेज, एंड देन आप ETF आपके उसी तरह आपके CDC अकाउंट में आ जाता है जिस तरह शेयर आता है। उसकी सेटलमेंट भी ऐसी होती है जैसे आप किसी शेयर की सेटलमेंट करते हैं। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन ये आया है कि क्या ETF के लिए ब्रोकर अकाउंट खोलना जरूरी है? जी बिल्कुल जरूरी है वो, बिकॉज उसकी नेचर ऐसी है कि वो इट्स ट्रेडेड लाइक स्टॉक एंड ट्रेडेड एट द एक्सचेंज। तो वो एग्जैक्टली उसी तरीके से होता है कि ब्रोकरेज अकाउंट खुलेगा और उसके बाद जो है वो आप ट्रेड करेंगे जिस तरह आप किसी शेयर में ट्रेड करते हैं। अच्छा, एक क्वेरी कुछ दिन पहले ट्विटर पे एक साहब ने पोस्ट की थी, उसमें ये किया था कि बेसिकली कितनी इन्वेंट्री होती है मार्केट मेकर या ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स के पास कि वो कोई भी इन्वेस्टर अगर आए तो उसको अवेलेबल हो। वो आई थिंक तनवीर इससे ज़्यादा अहम अब ये है कि बिकॉज वो मार्केट मेकर या ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट किसी भी स्टेज के ऊपर आके और फंड के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं तो इन्वेंट्री मेंटेन भी करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने मार्केट में कुछ ETF यूनिट्स बेचे हैं तो वो फॉरन उसी स्टेज के ऊपर
AMC से नए यूनिट्स को क्रिएट करवा सकते हैं, बड़ा एफिशिएंट प्रोसेस है ये। सो आई थिंक इट्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन वो शायद थोड़ी सी इरेलेवेंट भी है टाइम्स, बिकॉज हर वक्त यूनिट की इशुएंस हो सकती है। तो वो काफी हद तक वो प्रॉब्लम अब नहीं रहती है इसमें, बिकॉज यू नो आप बीइंग एन ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट, आप जितने यूनिट्स क्रिएट करवाना चाहें वो किसी भी वर्किंग डे पे आप करवा सकते हैं। और ये जैसे मैंने कहा बहुत स्मूथ और एफिशिएंट प्रोसेस है, और हमने 1 साल में इसको टेस्ट भी किया है। तो वो हर वक्त जितनी भी क्वांटिटी हो अवेलेबल हो, एज लॉन्ग एज वो सी एट द एंड ऑफ द डे ये ETF का यूनिट इज अ फंक्शन ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक्स। तो जितने, जैसे मैं जहां से मैंने शुरू किया, जितने अंडरलाइंग लिक्विड है उतनी फिर ETF की लिक्विडिटी है, और वो बहुत आसान हो जाता है। और जितना ही ETF का अंडरलाइंग इलिक्विड होगा उतनी फिर मुश्किलात जो है उसमें इम्पैक्ट कॉस्ट भी ज्यादा होगी, और वो मार्केट मेकर के लिए वो अंडरलाइंग को अक्यूमुलेट करना भी मुश्किल होगा। सो दैट्स द आंसर। अच्छा, नहीं, इसमें एक क्वेश्चन इस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि लेट्स से अभी तो इसमें ट्रेडिंग जनरली ETFs में बहुत ज़्यादा नहीं है, और हम वॉल्यूम्स भी देखते हैं कि जनरली 10,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स या इसी रेंज में तकरीबन होते हैं। लेकिन लेट्स से अगर कोई इंस्टीट्यूशन या बड़ा इन्वेस्टर आके ETF को खरीदना चाहे तो क्या उसके लिए भी सफिशिएंट इन्वेंट्री होगी अवेलेबल? बिल्कुल बिल्कुल, इसकी विच सॉर्ट ऑफ एन ओपन एंड फंड, सो देयर इज नो प्रॉब्लम विद द इन्वेंट्री एज लॉन्ग एज द अंडरलाइंग इज अवेलेबल। सो जैसे जो मैं कह रहा हूँ कि इन्वेंट्री से ज्यादा बात ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूशन ने जाके मिलियन यूनिट्स खरीदने हैं, तो जो बेच रहा है या तो उसके पास वो यूनिट्स होने चाहिए, और अगर वो यूनिट्स नहीं है तो एटलीस्ट उसके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो फंड से 1 मिलियन यूनिट्स जो है वो क्रिएट करवा सके। और वो 1 मिलियन यूनिट को क्रिएट करने के लिए उस ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट ने फंड को अंडरलाइंग बास्केट देनी है, जो भी ये 9 शेयर्स जिस प्रोपोर्शन में है। सो अगर तो वो 9 शेयर्स लिक्विड हैं और उनकी इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत थोड़ी है, तो वो फॉरेन ही 9 स्टॉक्स को उसने मार्केट से खरीद के फंड को देके और ETF के यूनिट्स ले लेने हैं। तो ये ट्रेडिंग वॉल्यूम ना होने की वजह एक्चुअली इन्वेंट्री नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बिकॉज इट्स अ न्यू प्रोडक्ट, और हमने जैसे इंडिया की मार्केट में देखा कि बहुत पॉपुलर हो गए हैं अब ETF, लेकिन जब स्टार्ट हुए थे तो बिकॉज पीपल वर सो फेमिलियर विद डायरेक्ट स्टॉक्स और द कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड्स कि वो अंडरस्टैंडिंग और वो करते करते थोड़ा सा टाइम लग गया। तो ये हमने काफी सारी मार्केट्स में देखा है कि इनिशियली वॉल्यूम जो है वो कम होते हैं। उसकी वजह इन्वेंट्री बिल्कुल नहीं है, उसकी बड़ी वजह यह है कि जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, प्लस दूसरा देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, हम जब भी अपने प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं तो ETF जनरली उसमें होता है। तो बहुत सारे केसेस में इंटरनल अप्रूवल प्रोसेसेस होते हैं जो विच टेक्स टाइम। तो वो एक इसका एक नेचुरल प्रोसेस है, और जैसे और बहुत सारी आई थिंक रेगुलेटरी चेंजेस फर्दर होंगी जो और फैसिलिटेट करेंगी इस ETF को। तो बट आई थिंक तनवीर इट्स नॉर्मल कोर्स में ये हो रहा है, और ये ग्रेजुअली इंशाल्लाह ये इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी, और विदाउट इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये हो जाएगी। सिर्फ कोशिश ये होनी है कि आप उस ETF को देखें जिसके अंडरलाइंग लिक्विड हो। जी, सॉरी, एक क्वेश्चन ये है कि मिनिमम ETF को खरीदने के लिए इसकी लॉट साइज क्या है PSX पे? 500 यूनिट्स की लॉट साइज है, 13-14 रुपए की अगर इसकी NAV है तो 5,000-7,000 रुपए रुपी टर्म्स में, बट लॉट साइज इन टर्म्स ऑफ द यूनिट्स इज 500। सो वो यानी बेसिकली आप 500 यूनिट खरीद के और आप उन 9 स्टॉक्स का एक्सपोजर ले सकते हैं, जो अगर आप इंडिविजुअली खरीदने जाएं तो शायद आपके लिए पॉसिबल ना। तो फॉर अ स्मॉल सेवर इस एक्चुअली ETF की ब्यूटी यही है कि अगर लिक्विड है तो ये हर तरह के इन्वेस्टर को कैटर कर रहा है और अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जाहिर है आपका एक व्यू हो सकता है ऑन अ सेक्टर और ऑन एन इंडेक्स, वो जरूर हो सकता है, लेकिन अगर आप मेथोडोलॉजी से कंफर्टेबल हैं, लिक्विडिटी से कंफर्टेबल हैं, आपने देख लिया कि ट्रैकिंग एरर इस इंडेक्स में, और जाहिर है हमने इसको रीरन करके देखा जो मैंने भी आपको दिखाया अभी, तो ट्रैकिंग एरर कम है, ब्रॉडर इंडेक्स से कोरिलेट कर रहा है। तो आई थिंक दिस इज समथिंग यू शुड लुक एट, एक वन ऑफ दी अवेलेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके लिए। और ज़ीशान ये भी बताइएगा, ये जो ETF शेयर्स हैं ये MTS और मार्जिन फाइनेंसिंग के लिए एलिजिबल हैं अभी?
अभी इसमें कुछ काम हो रहा है तनवीर, इट्स इन प्रोसेस, तो हो जाए। चलिए मेरे ख्याल दैट्स जी आप चाहें तो तनवीर, हमारी जो व्हाट्सएप हमने शुरू किया है वो जी बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगती है, आप चाहें तो उसकी भी, ऑडियंस लोग देख रहे होते हैं हमें, तो वो भी अगर चाहें तो जी बिल्कुल। बता तो दें। बेसिकली वी आर द फर्स्ट वन इन द एसेट मैनेजमेंट सेक्टर के हमने एक व्हाट्सएप सेल्फ सर्विस शुरू की है। और बेसिकली हमारा एक नंबर है 0340-825, यानी यूबीएल फंड्स का बेसिकली एब्रीविएशन है ये नंबर, 825-3863। ये अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं ओपन एंड फंड्स के और प्लान्स के, तो आप ये नंबर सेव कीजिए 0340-825-3863, और इसको सेव करके एक हमें हाई का मैसेज अगर आप भेजेंगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास कुछ सर्विसेज खुल जाएंगी, लाइक आप अपना जो भी लेटेस्ट अवेलेबल बैलेंस है वो आपको इसमें शो हो जाएगा। इसके बाद आप अपनी स्टेटमेंट्स जो हैं लेटेस्ट कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो स्टेटमेंट, इस पे अगर आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो वो विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। फिर इसमें 3 डिफरेंट तरह के सर्टिफिकेट्स हैं जो आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें टैक्स रिबेट का है और कैपिटल गेन्स टैक्स का है। इसके अलावा अगर आप कोई कंप्लेंट लॉन्च करना चाहें तो वो भी आप इजीली इस फैसिलिटी के थ्रू कर सकते हैं। तो वी आर वर्किंग ऑन इट, और इंशाल्लाह कुछ और भी फीचर्स इसमें ऐड करेंगे ताकि ये आपके लिए और भी कन्वीनियंट हो। ये इन एडिशन टू आवर मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें तो आपको लॉगिन करना पड़ता है। अभी हमने ऐप भी दोबारा से रीलॉन्च की थी, और उसमें अब ये भी एक आपके लिए कन्वीनियंस फैसिलिटी है कि आप अपनी फिंगरप्रिंट के ज़रिए लॉगिन कर सकते हैं, सो विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। आपको दोबारा से पासवर्ड और वो एंटर नहीं करना पड़ता। सो ऐप आप ट्राई कीजिएगा, उसमें भी काफ़ी एडिड हमने फीचर्स लॉन्च किए हैं एंड इट्स वेरी यूज़र फ्रेंडली। और व्हाट्सएप सर्विस भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। राइट, जी ठीक ठीक है है। जी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर, थैंक यू जी। इंशाल्लाह हम ये नेक्स्ट जी इंशाल्लाह वेबिनार की सीरीज कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह अपनी दूसरी प्रोडक्ट्स और फीचर्स के बारे में। थैंक यू जी।